मैंने तो पहले ही कर दिया था क्योंकि फिर देखो हो गया ना। हाँ सर। दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे बेंजीन की। बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे ना तो विल गेट द एरिनियमाइन लाइक दिस। ये एरिनियमाइन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड लिया, तो विल गेट द एरिनियमाइन लाइक दिस व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर मैं इसकी जगह नैप्थलीन ले लेता हूं तो नैप्थलीन में अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं तो नैप्थलीन विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस बेंजीन, और नैप्थलीन ऐसे होता है। अब इसमें अगर अपन इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को, पहले तो इसमें ये आएगा कि भाई इसमें ना काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो पहले आप तो ये बताओ कि अटैक कहां करना है, पहले तो ये बताओ, है ना। अटैक कहां करना है पहले तो ये बताओ, राइट। तो अपन को पहले तो वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। विजिबिलिटी है कंपाउंड्स का, हाँ सर। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन कहेंगे कि देखो भाई मेरे लिए तो इस कंपाउंड में 1 1 1 1 ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, पोजीशन जो है ना, वो एक जैसे है। तो फिर ये वाले पोजीशन जो है ना वो भी एक जैसे है मेरे लिए। तो मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है। क्योंकि यहां अटैक करे एक ही बात है, मैं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं यहां लिखूं, और यहां अटैक करे तो यहां 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 और यहां, ये भी एक ही बात है। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस, सपोज अपन पोजीशन 1 की बात कर लेते हैं। अगर 1 पे अटैक करेगा तो देखते हैं कहां अटैक करेगा। 1 पे अटैक करने से विल गेट द इलेक्ट्रोफाइल लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा अपने पास। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अगर 2 पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, अगर 2 पे अटैक करता है तो विल गेट द इलेक्ट्रोफाइल जो, राइट ना, हमको कंपाउंड जो मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, अगर 2 पे अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे अगर 2 पे अटैक करता है तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे अपन, इस पे ऐसे लिख देंगे भाई। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो यहां पर डीलोकलाइजेशन करेंगे, तो डीलोकलाइजेशन से मेरे पास ये बनेगा, दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर डीलोकलाइजेशन। और यहां पर मैं कहूंगा डीलोकलाइजेशन के बाद ये थोड़ी होगा, पॉजिटिव चार्ज तो उधर है, तो मुझे डीलोकलाइजेशन यहां करना पड़ेगा। तो ये बनेगा डीलोकलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने पास और ऐसे कंपाउंड बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा। अब आप एक बार देखो, इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें भी एरोमेटिसिटी है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें इसके बाद बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास आया ना, अपन ने क्या किया यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहां है अपने पास है, अपन ने डबल बॉन्ड को यहां बनाया। अब इसके बाद एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा इसका, अगर आप ऐसे डीलोकलाइज करोगे तो अब इसका एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो ना यहां पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया ना, अब पॉजिटिव चार्ज यहां लिखोगे तो इसमें ऐसे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है ना, ऐसे हो गया, लीनियर कॉन्जुगेशन हो। अपन क्या करेंगे, अगर 1 पे अटैक करोगे तो 2 एरोमेटिक स्टेबलाइज एरिनियमाइन बनेंगे, लेकिन अगर 2 पे अटैक करोगे तो एक ही बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल एरिनियमाइन किसमें बन रहे हैं, 1 पे अटैक करेंगे, दैट इज द मोस्ट सुटेबल साइट। तो इस केस में अटैक ऑन 1 इज मोर फेवरेबल, attack on position 1 is favorable and attack on position 2 because ये non aromatic है ना, is not favorable। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका रिएक्टिविटी चेक करूं और मुझे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए कि बताओ बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा या नैप्थलीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कहूंगा नैप्थलीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि बेंजीन में जो एरिनियमाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि नैप्थलीन में जो एरिनियमाइन बना वो एरोमेटिक स्टेबलाइज है। तब तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इससे। तो फिर अपन कहेंगे
नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव फॉर, है ना, ये नेफ्थलीन था, ये बेंजीन है, तो अपन कहेंगे भाई नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसकी जगह एंथ्रासीन लिखता हूं, एंथ्रासीन विल बी लाइक दिस देन। अगर अपन एंथ्रासीन की बात करेंगे तो एंथ्रासीन विल बी लाइक दिस इज एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन में अगर अटैक करूंगा तो इधर ना नंबर जो पोजीशन होगा, देखो ये वाले पोजीशन एक जैसे होंगे, ये वाले पोजीशन एक जैसे होंगे। अब जो पोजीशन बचा हुआ है वो 3 पोजीशन बचा हुआ है, तो इसमें 3 पोजीशन पे अटैक करके देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर हमें चूज करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो इट विल बी बेटर टू अटैक ऑन दिस। मैंने डायरेक्टली आपको इसलिए बताया क्योंकि जब अपन वहां पर अटैक करेंगे तो विल गेट द एरिनियमाइन लाइक दिस। अब आप उस एरिनियमाइन को देखना, ये तो आपको पता चल गया कि भाई एरिनियमाइन जितना ज्यादा स्टेबल एरिनियमाइन बनेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is directly proportional to the stability of एरिनियमाइन। तो यहां अटैक करोगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां पर, तो अपन क्या लिखेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, I got a positive charge on this. You can check, ये एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी वो एरोमेटिक रहेगा एरिनियमाइन, जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी वो एरोमेटिक रहेगा, जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी वो एरोमेटिक रहेगा एरिनियमाइन। मतलब 4 एरिनियमाइन एरोमेटिक स्टेबलाइज होंगे, उसके बाद एरोमेटिसिटी ब्रेक होगा। 4 एरोमेटिक स्टेबलाइज एरिनियमाइन, स्टेबलाइज्ड एरिनियमाइन। तो अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब है इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसमें 2 एरोमेटिक स्टेबलाइज बन रहे हैं पोजीशन 1 से, इसमें 4 एरोमेटिक बन रहे हैं पोजीशन 3 से। अगर मैं पोजीशन 1 पे अटैक करूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो अपन कहेंगे अगर आप इस पे अटैक करोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहां आएगा तो 1 2 3 और एरोमेटिसिटी ब्रेक होगा। मतलब 3 एरोमेटिक स्टेबलाइज एरिनियमाइन बनेंगे अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक करोगे तो। यहां अटैक करने से यहां पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा भाई, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, उन्हीं चार्ज से तो बता रहे हैं अपन 4 aromatic stabilized एरिनियमाइन। मतलब फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन naphthalene is more reactive than benzene, but anthracene is more reactive than naphthalene. So this is anthracene. इसको कहते हैं अपन anthracene. So anthracene is more reactive than naphthalene. We can write like this. That is how we can write about the electrophilic aromatic substitution reactions. Right? In case of electrophilic aromatic substitution reactions, what we can write. अब अपन चेक करेंगे, ठीक है, बेंजीन में तो आपने बताया मुझे, राइट ना, बेंजीन में अपन ने देखा कि भाई कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। तो अगर अपन कहेंगे भाई ठीक है, हमारे पास अगर मान लो नेफ्थलीन में सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन आया तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, पहले ये बताओ कि कौन सा रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है। अगर आपने यहां पर CH3 लिखा तो मैं कहूंगा ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है इसमें तो इस वाले रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि CH3 की वजह से ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इस वाले रिंग से। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियसली बात है इस पे अटैक करेंगे। कहां पर, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे अगर अपन अटैक करेंगे तो विल राइट लाइक दिस। अब आपने कहा कि भाई ठीक है, मेरे पास मतलब ऐसे बना दिया आपने, अब ये बना रहने देते हैं, अपन ऐसे करते हैं कि भाई इसमें पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे तो क्योंकि इसके ऑर्थो पे तो एक तरफ ऑर्थो ब्लॉक है ना, तो अपन इस पे अटैक करवा लेते हैं। इस पे अटैक करेंगे तो मैं प्रोडक्ट ऐसे लिखूंगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl2Fe, ठीक है, आई नो दैट व्हाट प्रोडक्ट वी हैव टू राइट, विल राइट Cl here, CH3, this is the product of the reaction. तो this is how we can write the product. अब इसी में चेक करते हैं अपन क्या करना है अपन को। सपोज मुझे ऐसे गिवन है, ये नेफ्थलीन है। अब इसमें जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप होता तो अपन ने कहा भाई जिस रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो रिंग ज्यादा रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल को उसी पे अटैक करना चाहिए।
CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मैंने उसके पैरा पोजीशन पे अटैक करवाया। अब अगर अपन कहेंगे सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना इसमें NO2 है, अब बताओ कौन सा पोजीशन ज्यादा अच्छा होगा। तो अपन कहेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर है तो मुझे मेटा पोजीशन पे अटैक करवाना पड़ेगा, राइट ना, मुझे बेटा पोजीशन पे अटैक करवाना पड़ेगा। अब बेटा पोजीशन पे किस पोजीशन पे अटैक करवाएं अपन, ये देखते हैं राइट। तो अपन देखते हैं भाई क्या करना है अपन को। सो विल राइट दैट अगर हमारे पास ऐसे गिवन है इसमें, तो अब इस वाले रिंग में अटैक होगा, है ना, क्योंकि दिस रिंग इज, अब अपन यहां पर Cl2 Fe लिख लेते हैं। अगर Cl2 और Fe लिखेंगे अपन तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन है। अब अपन चेक करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो यहां पर देखते हैं, ये वाला रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये वाला रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो इसी पे होगा। अब अपन कहेंगे हमारे पास दो चॉइस है इस पे, या तो ये वाले पोजीशंस या फिर ये वाले पोजीशंस। तो किस पोजीशन पे अटैक करवाऊं, क्योंकि दोनों में से कोई भी पोजीशन इसका मेटा तो नहीं है, दोनों में से कोई भी पोजीशन इसका मेटा तो नहीं है, तो फिर किस पे अटैक करवाऊं, क्योंकि ये तो मैटर डायरेक्टिंग है। भाई मैटर डायरेक्टिंग का तो पोजीशन अपन तब अज्यूम करते हैं NO2 के लिए, मैटर डायरेक्टिंग तो अपन तब अज्यूम करते हैं जब इस रिंग पे अटैक करवाते हैं। अभी तो मेरे पास चॉइस है ना, ये वाला रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेयर टू दिस, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करो। तो ठीक है भाई देख लेते हैं। तो उस रिंग में अगर अटैक करवाना है तो मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस मेरे पास ये है, अब आप देखना मेरे पास क्या चॉइस है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। एक बार मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक किया, मतलब Cl को यहां अटैक किया, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ सकता है ना, यहां पर अटैक किया तो अपने पास ऐसे आ सकता है। और दूसरा पर अगर सपोज इसको ना Cl पॉजिटिव को यहां अटैक करते हैं तो एक बार मेरे पास ऐसे आ सकता है, एक बार Cl को यहां लिखूंगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अब देखो भाई अपन को कहां लाना चाहिए, NO2 इधर अटैच्ड है और ये 1 है और ये 2 है, यहां पर कौन सा कंपाउंड बनाऊं, 1 बनाऊं या 2 बनाऊं, तो कैसे डिसाइड करेंगे अपन, 1 पे अटैक करना चाहिए, 1 के जैसे अटैक करना चाहिए या फिर 2 के जैसे। तो अपन कहेंगे आप ना पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन चेक करो, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करोगे ना तो पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज होकर कभी इस कार्बन पे नहीं पहुंचना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। चलो पहले वाले में देखते हैं, ये यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां नहीं आ पाएगा, इसमें यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा और यहां से यहां आएगा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ये डीलोकलाइज हो सकता है। इज द करेक्ट। कैसे डिसाइड किया, अगर मैं इसके, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ही पोजीशन थे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच था इससे, मेरे पास दो ही पोजीशन थे, या तो मैं पोजीशन 1 पे अटैक कर लूं या फिर मैं पोजीशन 2 पे अटैक कर लूं। तो मैंने चूज किया 1 पे अटैक करूंगा तो 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, लेकिन कभी इस पे नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस पे अटैक करने से इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो गड़बड़ है। इस कार्बन पे जिससे NO2 विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वहां पॉजिटिव चार्ज तो आना ही नहीं चाहिए। तो अपन बना यहां पर नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अपन बता सकते हैं। तो ठीक है, अगर इसमें विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो फिर दूसरे वाले रिंग पे, जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अगर इस पे रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो उसी रिंग पे, क्योंकि वो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अल्टीमेटली दोनों में से जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा अटैक उस पे होगा।
ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। अब अपन लिखेंगे भाई इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक फिर तो यही हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर करूंगा मैं क्लोरिनेशन पॉइंट 1 पे, ये वाला पन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब मान लेते हैं अपन कि मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास एंथ्रासीन गिवन है ऐसे, और इधर अटैच्ड है CH3, ठीक है। तो अब बताओ क्लोरिनेशन कहां करना है। तो एंथ्रासीन में तो बड़ा इजी है, अपन कहेंगे भाई एंथ्रासीन में ना इन वाले रिंग पे कुछ भी अटैच्ड, अटैक तो यही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्वाइट इज सो, वो रिंग तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है जिसमें CH3 अटैच्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इस रिंग में अटैक करूंगा ना तो नंबर ऑफ एरेनियमाइन जो एरोमेटिक स्टेबलाइज होंगे वो कम बनेंगे। अगर इनमें से किसी भी रिंग में अटैक किया ना आपने, क्योंकि ये वाला रिंग कोई भी एक रिंग एरोमेटिक होगा, या तो मैं इसको एरोमेटिक अज्यूम कर लेता हूं या फिर इसको एरोमेटिक अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं इसको यहां बना लूंगा ऐसे, दे विल बिकम एरोमेटिक, तो इसको एरोमेटिक अज्यूम कर लूंगा। तो अगर मैं इस रिंग में अटैक करूंगा ना तो नंबर ऑफ एरोमेटिक स्टेबलाइज एरेनियमाइन विल बी लेस। कैसे, सपोज मैंने यहां पर अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया, 3 ही जगह आया और एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहां अटैक करवाता, सपोज मैं इसकी जगह यहां अटैक करवाता, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता, पॉजिटिव चार्ज यहां आता, पॉजिटिव चार्ज यहां आता, पॉजिटिव चार्ज यहां आता, उसके बाद एरोमेटिसिटी ब्रेक होता, तो फिर नंबर ऑफ एरेनियमाइन अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज जिसमें 4 बनेंगे और लास्ट केस में 3 बनते, तो ज्यादा स्टेबल किसमें, तो ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होती है जिसमें एरेनियमाइन ज्यादा स्टेबल होते या ज्यादा नंबर हो, तो इसमें ज्यादा नंबर बन रहा है, 4 एरेनियमाइन बन रहे हैं। लास्ट केस में अगर अपन यहां अटैक करवा रहे थे ना, इस केस में इसमें सेंटर वाले रिंग पे अटैक करो तो 4 बनेंगे, और इधर ये रिंग रिच है तो मैं इसको यहां अटैक करवाता हूं इलेक्ट्रोफाइल को, तो 1 2 3, और उसके बाद एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। तो एंथ्रासीन में तो अपन को कोई डाउट नहीं भाई, किसी भी रिंग पे आप कुछ भी ऐड कर दो, अटैक तो सेंटर वाले रिंग पे ही होगा। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप in the ring, in ring, electrophile attacks on center ring, attack on center, electrophile will attack on the center ring, जो सेंटर वाला रिंग होगा वहीं अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, वी गॉट इट, मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनाया अपन ने वो ऐसे बना देंगे, ये लो भाई ये प्रोडक्ट, ये लो ये प्रोडक्ट, सो वो सेंटर वाले रिंग पे अटैक करेगा। तो एक तो ये हो गया अपने पास। अब सपोज मेरे पास गिवन है ऐसे एक कंपाउंड होता है, दैट इज वी नो दैट इट इज लाइक दिस इज कॉल्ड फेनेंथ्रासीन। फेनेंथ्रासीन में वी से दैट ये फेनेंथ्रासीन है, इट इज लाइक दिस। तो इसमें हमेशा अटैक जो होगा ना वो इसी पोजीशन पे ही होगा, क्वाइट इज सो। इस पे अटैक करने से या तो पॉजिटिव चार्ज, सपोज इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, दोनों रिंग एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी दोनों रिंग में है, मतलब अटैक आप कहीं भी करो एरोमेटिसिटी वहीं रहेगा। राइट ना, सो विल राइट लाइक दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, वी आर एबल टू राइट दैट लाइक दिस, ठीक है ना। अब सपोज अपन ऐसे लिखते हैं कि इसमें तो इसी पोजीशन पे अटैक होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां पर या फिर यहां पर, क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज होंगे ना, 2 एरोमेटिक रिंग्स।
और इन दोनों में से किसी पे भी अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगा, इसलिए अटैक तो वही होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जरूर अपन से कह सकते हैं कि ठीक है, किसी ने पूछा सर क्या प्रोडक्ट वही रहेगा, तो अपन एक बार एक बात चेक कर लेंगे। मान लो मेरे पास ऐसे और इस बार मैंने इस पे ऐसे कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास पोजीशन तो यही रहेगा जैसे अपन ने अभी लिखा ना, इन दोनों में से किसी एक पे अटैक करना पड़ेगा। बस मैं ये चेक कर लूंगा कि इस पे अटैक करने से पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां। ये अच्छा पोजीशन नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है। हम कभी ऐसा कोई एरिनियम आयन नहीं बनाएंगे जिसमें NO2 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है ये गलत है, अपन ऐसे कर लेते हैं। अब मैं इसी में चेंज कर लूं, इस वाले में इसको NO2 कर देता हूं कंपैरिजन के लिए, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक करता हूं। आप तो ऐसे बना ही सकते हो ना, कोई रिंग मतलब फिक्स थोड़ी है कि वहीं बनेगा, तो ऐसे बना लेते हैं। ये लो, ये है अपने पास। अब देखना, यहां अटैक करेंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज, 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 यहां पॉजिटिव चार्ज। विच इज द सुटेबल पोजीशन, इधर वाला या इधर वाला, तो कहेंगे इधर वाला, क्योंकि इधर अटैक करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। अटैक तो सेंटर वाले रिंग पे ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ एरिनियमाइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ एरिनियमाइन एरोमेटिक स्टेबलाइज ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अपन चूज कर लेंगे कि भाई यहां अटैक करें या यहां अटैक करें। यहां अपन इसलिए पहले प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे कि भाई यहां अटैक करो क्योंकि थोड़ा सा अपन को लगता है स्टेरिक एंट्रेंस हो सकता है, तो अपन ने बॉटम के बारे में सोचा। लेकिन अगर वहां अटैक करने से, बॉटम पे अटैक करने से अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां अटैक नहीं होगा। ऐसा कोई भी एरिनियमाइन जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए हम नहीं बनाएंगे, ये बता है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द रिंग्स। ठीक है, अभी अपन ने एरिनियमाइन वगैरह रिंग्स में चेक कर लिया। ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब ना ये एरिनियमाइन्स अपन ने लिखा ऐसे, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब अपन को कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन कैसे बताएंगे उनसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लेते हैं अपन को ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऐसे बताया था, और इसमें लिखा अपने पास CH3 CH2Cl AlCl3 प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अपन से कहा गया कि भाई ऐसे लिखो, दैट इज मेरे पास ऐसे Cl गिवन है, यहां NO2 गिवन है, और इसमें अपन फिर से क्लोरीनेशन कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो we'll write that in this case मेरे पास अगर ऐसे गिवन है, फिर इसको मैं सपोज करते हैं नाइट्रेशन करते हैं, H2SO4 और ऐसे लिख लेते हैं, फिर मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, इसको मैं ICl से रिएक्ट कर लेता हूं, राइट। अब अपन लिखते हैं सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको C2H5Cl,
AlCl3 से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मुझे ऐसे लिखना है, यस। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दैट, है ना, इसको अपन Cl2Fe लिख सकते हैं। फिर मेरे पास ऐसे गिवन है, वी कैन से दैट we can write like this, और इसमें Cl2Fe करते हैं, और दूसरा अपन लिख लेते हैं दैट इज और इसको मैं रिएक्ट करता हूं इसके साथ, ये कंपाउंड मुझे गिवन है, ठीक है। ऑल द रिएक्शंस आर विजिबल टू अस। तो अब मुझे क्या चेक करना है, मोस्टली जो मैंने दिया हुआ है या तो 2 रिंग्स वाले हैं, या फिर अगर एक रिंग में एक ही रिंग है तो फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन मैंने मैक्सिमम कम से कम 2 लेने की कोशिश की। इसमें अपन ने एक ही लिया है तो अपन ऐसे 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना। तो इसमें मैं OH ले लेता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो यहां पर मैंने OH लिया है, आप चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने लिखा हुआ है तो आप चेक करिए वैसे। अब अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको पहले से आना चाहिए कि आप यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इथाइल कैटाइन बनाने वाले, ये आपको पहले आना चाहिए। तो क्या बनाना है, इथाइल कैटाइन बनाना है। अब इथाइल कैटाइन अपन कहेंगे कि भाई किस पे अटैक करे, तो या तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर लोन पेयर है, तो अटैक तो इस वाले पे करेगा, वो भी पैरा पोजीशन पे। तो पैरा इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट। तो मैं PHC डबल बॉन्ड O और इस पे पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बना देता हूं। दिस इज C2H5, यहां पर आप C2H5 लिख सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब बेंजीन को PH लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मतलब इसको ऐसे बताने की बजाय ऐसे लिख देता आपसे। अगर ऐसे लिखता तो और भी मतलब आपको थोड़ा, मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं, अपन सोचते हैं अच्छा इस पे सब्स्टिट्यूशन करना है, जबकि अपन को पता है कि जो ये लिखा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन इस पे होना है, वो भी तो पीएच है, और हमें लगता है अच्छा रिंग है, वो तो ग्रुप है, चलो इस पे सब्स्टिट्यूशन। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि जो पीएच लिखा हुआ है कहीं वो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग तो नहीं है। अगर वो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगा सब्स्टिट्यूशन उसमें होगा, ठीक है, रिमेंबर दैट पार्ट। अब इसका प्रोडक्ट अपन ने लिखा, कैसे लिखना है वी नो दैट। अब इसकी बात करते हैं, Cl2 इनको ना रिएक्ट करवा के अपन Cl पॉजिटिव बनाते हैं। अब Cl पॉजिटिव बनेगा तो इस पे अटैक करवाना है भाई, इस पे रिएक्शन देखते हैं कहां लिखना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इधर Cl है इधर NO2 है, ये Cl पॉजिटिव इन फिर लिखना है। ये मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके मेटा पोजीशन पे ये अटैच्ड है, मैं इस पोजीशन पे अटैक करवाऊंगा, इसका मेटा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज मोर एक्टिवेटिंग देन दिस। मतलब क्यों, मैंने आपको बता रखा है, व्हेन एक डीएक्टिवेटिंग है और एक एक्टिवेटिंग है तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा। भाई अगर हम टेबल की बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग एंड ओनली अ डीएक्टिवेटिंग, अगर टेबल की बात करें जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो ये रिंग को कम विड्रॉ करेगा, मतलब इससे इसके रिस्पेक्ट में ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो अपन चेक करेंगे,
अगर इसके रिस्पेक्ट में मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो इसका ये वाला पार्ट तो स्टेरिकली हिंडर्ड है बहुत ज्यादा दोनों तरफ से, ये वाला पार्ट इसका खाली है, मतलब अब मैं इस पार्ट को भूल जाऊंगा, मुझे इसी पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है। और अगर आपको Cl के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करना है तो Cl इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मैं उसका ऑर्थो पोजीशन और उसका पैरा पोजीशन दोनों को ही चूज करूंगा कि कहां पर अटैक करना चाहिए। अब मैं चेक करूंगा दोनों में से, क्योंकि दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तब तो चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इन दोनों में से मेरे पास पोजीशन तो सिर्फ 1 और 2 ही है, अब मुझे 1 और 2 में से ज्यादा प्रेफरेंस देना है कि किस पोजीशन पे अटैक करवाऊं। वो थोड़ा मुश्किल हो गया अपने लिए। मुश्किल इसलिए हो गया कि हेलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन अगर अपन दोनों का एक दूसरे में माइनस आई चेक करें तो NO2 का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है, मतलब इसका माइनस M भी है और माइनस आई भी है, दोनों है, इसका सिर्फ माइनस आई होता है। तो हमें प्रेफरेंस क्या देना चाहिए भाई, अगर आप माइनस आई की वजह से इसके ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्ट नहीं करवाओगे तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे तो उससे ज्यादा माइनस आई है और माइनस M भी, तो इसका माइनस आई ज्यादा है इससे, मतलब जितना ज्यादा इससे दूर रहे इलेक्ट्रोफाइल उतना अच्छा है, क्योंकि यहां पर दोनों ही केस में मुझे माइनस आई के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पोजीशन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो अपने पास बहुत सारे फैक्टर्स थे कि भाई N जो था उसमें डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो, इसका स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है इससे, इसका माइनस आई भी ज्यादा है इससे, इसलिए मुझे इस पोजीशन को चूज नहीं करना चाहिए इसके कंपैरिजन में। इसका स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना यहां मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में। मतलब सारे कंडीशंस हमको ये प्रेफर कर रहे थे कि आप 1 पे अटैक करो 2 के कंपैरिजन, वो ज्यादा फेवरेबल साइड, क्योंकि इसका माइनस आई भी कम होगा इससे और इसका स्टेरिक एंट्रेंस भी कम होगा इससे, तो ज्यादा प्रेफर्ड पोजीशन होता होगा, तो अपन वहीं अटैक करेंगे। 1 पे जो अमाउंट बनेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 के। आई एम नॉट टेलिंग 2 बनेगा ही नहीं, 1 का अमाउंट ज्यादा है, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। अब देखो इसमें नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल अभी अभी मैंने आपसे कहा हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है उनके प्लस एम से। अब अगर मुझे ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब मुझे या तो इसके ऑर्थो पैरा अज्यूम करना है या फिर इसके, तो मैं इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा, उसके नहीं। द रीजन इज हेलोजन के केस में उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू उनका प्लस एम। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में से ज्यादा माइनस आई किसका, एफ का, तो अपन कहेंगे उसके ऑर्थो पोजीशन, मतलब एफ के कार्बन से, एफ वाले कार्बन से दूर रहना। क्यों, क्योंकि उनका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, तो वो कार्बन एटम जो एफ के ज्यादा पास होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसमें नहीं होगा। तो फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, इसका प्रोडक्ट तो अपन ने ऐसे लिख दिया है ना, इसका प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका प्रोडक्ट अपने पास ये बन गया, एक Cl था, एक और Cl हमने यहां अटैच किया और NO2 इधर है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, F से ज्यादा दूर रहना है तो अपन इसमें HNO3 ना NO2 लगाएंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये Cl है, ये प्रोडक्ट होंगे। हेलोजेंस में हमेशा माइनस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, उनके ऑर्थो पोजीशन से, उनके ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन तभी करना जब और कोई अपने पास चांस ना हो। तो फिर यहां पर ऐसा क्यों किया इसके ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा था ना इससे, तो उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका तो माइनस आई के साथ साथ माइनस एम भी है, इसलिए उससे अच्छा सुटेबल पोजीशन और था ही नहीं। तो अपन इसकी बात करते हैं, ये तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, इनमें तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
I पॉजिटिव को अटैक करवाना है, ऑर्थो पोजीशन पे अभी अभी आपने मना किया, हेलोजन के ऑर्थो पोजीशन से दूर ही रहना, तो लो भाई मैं दूर रहा और मैंने आयोडीनेशन पैरा पोजीशन पे कर दिया। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। अब अपने पास थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में से किस पोजीशन को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, वो हमेशा पैरा होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई पैरा पोजीशन पे अपन हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एक्सेप्ट दो थ्री रिएक्शन जो मैंने आपको बता रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व, अब इन क्वेश्चंस में मेरे पास गिवन है, दैट इज ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, C2H5Cl एंड AlCl। तो ठीक है, मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है C2H5 पॉजिटिव, CH3CH2 पॉजिटिव, नो रीअरेंजमेंट्स। मुझे ये चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा पोजीशन, ये CH3 है, ये OH है, दोनों में से मुझे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप चेक करना है। अगर मैं इन दोनों में से चेक करूंगा तो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, दिस इज मोर एक्टिवेटिंग। अगर ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है हमें इसी को प्रेफरेंस देके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये लो उसका पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पे अपन सब्स्टिट्यूशन तभी करते हैं जब वो तीन रिएक्शन अपन को करना, वरना हम हमेशा किस पे लिखते हैं, पैरा पोजीशन इज द मेजर प्रोडक्ट, नहीं लिखा। तो यहां पर अटैक करेंगे और यहां लिख देते हैं अपन भाई ऐसे C2H5, ये लो प्रोडक्ट हो गया अपना CH2CH3, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्लोरीनेशन करना है तो अपन कहेंगे इसमें इस रिंग पे तो क्या है, लोन पेयर, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसी में सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो उसके पैरा पोजीशन पे करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, NH इधर C डबल बॉन्ड हो और इधर क्लोरीनेशन करूंगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें इस पे तो अपन कहीं भी रिएक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सिमेट्रिक है, ये दोनों ही पैरा पोजीशन है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, कहीं भी अटैक करवा लो आप, इट विल बी द क्लोरीनेशन इन द रिंग। तो दोनों में से किसी एक पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं, विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये लो भाई इसका ये प्रोडक्ट। अब अपन बात करेंगे इसकी, मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है, मुझे जो प्रोडक्ट बताना है इट इज लाइक दिस, मेरे पास बेंजीन है और उसमें आपको रिएक्ट करवाया है FCH2CH2 और CH2Cl से। मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट भी आपको पता है। अपन रिएक्ट करवाएंगे इससे, AlCl3 दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Cl या फिर F? तो अपन कहेंगे AlCl3 इससे रिएक्ट करेगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। छोटा साइज है ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बड़ा साइज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इस पे अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनाऊं क्या, CF बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, तो इट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव CH2 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 एंड Cl। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजीन विल रिएक्ट लाइक दिस, जैसे अपन करते हैं ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, तो मैं इसको भी ऐसे करना है। दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट, मतलब जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा, दिस इज एल्यूमिनियम, जैसे अपन ने पहले भी बनाया, दिस इज हाउ द एल्यूमिनियम इज। बाकी अपन लिखेंगे, इट इज लाइक दिस,
देयर इज द प्रोडक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इधर ये बना बॉन्ड्स, अब हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही एक वहां पर। तो अपन प्रोडक्ट क्या करते हैं, इधर एक डबल बॉन्ड बना के और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होता है वैसे कर दिया अपन। कहीं पर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं ना जैसे अपन, वैसे हटा दिया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहां पर अपन कहेंगे भाई Cl तो बड़ा साइज था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था, F छोटा साइज था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था। तो अपन कहेंगे लेकिन Cl का तो लिविंग एबिलिटी अच्छा होता है F के कंपैरिजन में। तो लिविंग एबिलिटी तो तब चेक करेंगे ना अपन जब अपन वाटर में, सॉल्वेंट वाटर होगा, क्योंकि वो Cl नेगेटिव आयन इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब AlCl3 है, लुईस एसिड है, तो वाटर कभी सॉल्वेंट हो ही नहीं सकता, इसमें वाटर सॉल्वेंट हो गई। क्योंकि अगर कोई लुईस एसिड अगर हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है और वाटर अगर सॉल्वेंट है, तो फिर वो वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। इट विल रिएक्ट। सो वी कैन से लाइक दैट, ये अपने पास प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन है, इस टाइप से अपन प्रोडक्ट बना के दिखाएं। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें अपन सारे प्रोडक्ट्स, सारे रिएक्शंस अपन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इतना हमारे लिए काफी होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे ज्यादा अपन को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब जो सेकंड पार्ट हमें पढ़ना होता है इसमें, वो है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। तो अपन बात करेंगे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स की। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, अब हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स में मैं पहले कुछ पार्ट आपसे मतलब ऐसे बताऊंगा मैं कि कैसे अपन को हैलोजनेशन ऑफ एल्केन पढ़ना होता है, फिर अपन चेक करते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो। अगर कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ओके। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि आपने ना लास्ट में एक क्वेश्चन मतलब लिखा था जिसमें आपने 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखे थे, और शायद आपने इसका आंसर नहीं दिया था। वो कह रहा था कि आपने इसका आंसर नहीं दिया था, पहले आप वो आंसर दे दो। व्हेन 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट are present. When 2 deactivating groups are present. तो ठीक है, एक बार अपन ऐसे ले लेते हैं, एक बार ऐसे ले लेते हैं, और देखते हैं कि कहां कौन सा पोजीशन सुटेबल होगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। एक बार NO2 इधर लिख लेते हैं, एक बार CHO इधर लिख लेते हैं, और एक बार और लिख लेते हैं। जब पैरा पोजीशन पे आ जाए, अगर दोनों ऑर्थो की बजाय पैरा पोजीशन पे, तो व्हाट विल हैपन। फिर अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। अपन कहेंगे ये दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दोनों ही मेटा पोजीशन पे अटैक करना चाहते हैं। इसका मेटा ये होगा और इसका मेटा ये होगा। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड ऐसे बना लेता हूं, अगर इसके मेटा पे अटैक करता हूं तो इसका पैरा होगा, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो चलो दोनों के मेटा पे अटैक करके देख लेते हैं। इसके मेटा पे अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा ना, और ये तो विट्राइन ग्रुप है। अपन को ये बात पता है, इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विट्राइन है किससे, CHO से।
तो इस पे अटैक करना तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलो देखते हैं दूसरा पोजीशंस। अगर यहाँ अटैक करें तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और इधर आएगा। यहां अटैक करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर अनस्टेबल देन द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज लाने से अच्छा है कि आप इस पे पॉजिटिव चार्ज ले आओ क्योंकि ये कम विड्रॉइंग। भाई अटैक आप कहीं भी करो, अटैक आप कहीं भी करो, अगर मान लो यहां अटैक किया तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां अटैक करोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, अटैक आप कहीं भी करो, पॉजिटिव चार्ज तो दोनों ही कार्बन पे आने हैं। किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेस अनस्टेबल होगा? इस वाले। तो ठीक है, फिर अटैक ऐसे करो कि इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए क्योंकि वो लेस अनस्टेबल होगा। अगर इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा अनस्टेबल एरेनियम आयन होगा, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो अपन अटैक क्या करेंगे भाई, यहां कर लेते हैं क्योंकि फिर यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट विल बी मच बेटर। समझ में आया? तो अपन ने कहा भाई यहां पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा कौन सा आता है? NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके मेटा पोजीशन पे अगर अटैक करेंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो इसमें NO2 के रिस्पेक्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इधर दोनों ही, इसका भी मेटा होगा और इसका भी मेटा होगा। दिस इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन। इधर अटैक करेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें अगर अपन अटैक करेंगे तो भाई देखो, अगर मैं यहां अटैक करता हूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो गलत है। तो फिर मैं यहां अटैक करूं तो फिर इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो सही है क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट मेटा पोजीशन पे अगर अटैक करेंगे तो उसके कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट इज हाईली अनस्टेबल। तो when two deactivating groups are present, when two deactivating groups are present, then electrophilic aromatic substitution with respect to meta position of stronger deactivating ये होगा स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो यहां पर भी हमने इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करवाया, यहां पर भी हमने इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करवाया और यहां पर भी हमने इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करवाया। दैट इज हाउ वी कैन राइट द प्रोडक्ट। ठीक है। So when two deactivating groups are present, then electrophilic aromatic substitution reaction will be with respect to stronger deactivating group. जो deactivating group ज्यादा strong होगा, हम उसके रिस्पेक्ट में electrophilic aromatic substitution करेंगे। Now
हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा. व्हाई बेंजीन डजंट शो द एडिशन रिएक्शन? वी नो दैट, क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन लिखूंगा तो उसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा. एंड इफ यू हैव टू प्रिपेयर अ बेंजीन, अगर आपको प्रिपेयर करना है बेंजीन रिंग, तो देयर कैन बी मेनी मेथड्स. एक तो डायरेक्टली कार्बन हाइड्रोजन को बर्न करके कर सकते हैं, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में वी हैव रिटन सो मेनी एग्जांपल्स. या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप C2H2 को Fe में हीट कर दो, दैट इज एसिटिलीन. और रेड हॉट ट्यूब में ना, आयरन ट्यूब में उसको हीट कर दो, रेड हॉट आयरन ट्यूब, उसको हीट कर दो. या फिर आप उसे फिनॉल से भी बना सकते हैं. फिनॉल से अगर ऑक्सीजन ही तो हटाना है हमको, जिंक के साथ हीट कर दो. या फिर आप उसे डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड है अपने पास, मैं बेंजोइक एसिड से भी बना सकता हूं. दिस इज बेंजोइक एसिड. उसको सोडा लाइम ना NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड में हीट कर लो, तब भी बेंजीन बनेगा. फिर और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे अपने पास ऐसे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इनको अपन डाइजोनियम सॉल्ट्स कहते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट को अगर C2H5OH के साथ हीट करोगे तब भी प्रोडक्ट बनेगा. देयर कैन बी सो मेनी रिएक्शंस जिससे अपन बेंजीन बना. बट अभी के लिए अपन को ये रेड हॉट ट्यूब पता होना चाहिए, ये और पता होना चाहिए, जिससे अपन बना सकते हैं बेंजीन. ठीक है. फिर धीरे धीरे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो विल गेट द मोर टाइप ऑफ रिएक्शंस. तो ये बेंजीन का कभी प्रिपरेशन मेथड अगर जरूरत पड़े तो इतना तो बता ही सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये और ये और ये पता होना चाहिए. बाकी मेथड्स में और बताऊंगा बेंजीन की प्रिपरेशन. अभी हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं. अभी एल्केन्स में व्हाट विल हैपन, एल्केन्स की बात करेंगे तो देयर इज ऑल सिग्मा बॉन्ड्स. जो भी एल्केन्स होंगे ना अपने पास, एल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड, एल्केन्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते. दे कैन ओनली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या तो आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लो, या फिर आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लो. भाई ऐसे ब्रेक होता है तो हाइड्रोलाइटिक फिजन होता है, सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होता है तो होमोलाइटिक फिजन होता है. एल्केन शोज substitution reaction. Substitution reaction due to the presence of strong sigma bonds. Due to presence of strong sigma bonds. भाई एडिशन रिएक्शन तो उन्हीं में पॉसिबल है ना जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं. अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पॉसिबल है. Halogenation of alkene follows. Halogenation of alkene follows free radical mechanism. Alkene follows free radical mechanism. What does they follow? Free radical mechanism. If they follow the free radical mechanism, obviously the bonds breaking will be homolytic fission. That is homolytic fission of bond. है ना? Homolytic fission of bond. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो बॉन्ड सेंटर से ब्रेक होंगे. अब जैसे अपन एक एग्जांपल लिख लेते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं. All reactions carried
in presence of sunlight, presence of peroxide at temperature greater than or equal to 450 degrees centigrade in the organic chemistry. These are some conditions जिनमें अपन बोलते हैं कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा. So अगर रिएक्शन में ये कंडीशंस गिवन है अपन को, तो विल से दैट दे विल फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. All free radical reactions are carried out in 3 steps. All are carried in 3 steps. 3 स्टेप में होता है. एक अपन बोलते हैं दैट इज द इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप. सेकेंड होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप. और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप. ये 3 स्टेप में होता है सारे के सारे रिएक्शंस. एक बार अपन कंसेप्ट भी बनाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा अपन मैकेनिज्म की बात करेंगे. मैं एक एग्जांपल फॉर हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH4 को Cl2 से रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अच्छा, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडिकल होने वाला है. तो देयर विल बी अ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज़ दिस इज एल्केन. तो मुझे इसका सब्स्टिट्यूशन करना है. मैंने सब्स्टिट्यूशन किया प्लस HCl लिखा. दिस इज द प्रोडक्ट. क्लोरोमीथेन इज द प्रोडक्ट. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी मैं प्रोडक्ट यही लिखूंगा. बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं तब मैं प्रोडक्ट कुछ और लिखूंगा. तो मैं लिखूंगा CCl4 इज द प्रोडक्ट and 4HCl. Excess means whatever Cl2 is required, आप सारा यूज करें. ठीक है. अब दोनों ही रिएक्शन मैंने सनलाइट के प्रेजेंस में किए. ये लिखा हुआ है तो वी गॉट इट, की मतलब दे विल बी रेडिकल मैकेनिज्म. अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैं इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप लिखूंगा. पहले चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन स्टेप का मतलब है कि आप पहले फ्री रेडिकल बनाओगे, क्योंकि रिएक्शन में पहले फ्री रेडिकल बनता है. वो ऐसे बनेगा. इसको मैं सनलाइट से रिएक्ट करूंगा और ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा तो आई गेट Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल. अगर किसी भी एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले इसके पास ये था ना इवन नंबर, लोन पेयर, 3 लोन पेयर. बॉन्ड बीच से ब्रेक करोगे तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर किसी मॉलिक्यूल या एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज रेडिकल, फ्री रेडिकल. ये अपना चेन इनिशिएशन, मैंने इनिशिएट किया, रेडिकल बनाया, दैट इज इनिशिएशन स्टेप. अब मैं प्रोपगेशन स्टेप की बात करूं तो सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन स्टेप. प्रोपगेशन स्टेप में व्हाट विल राइट, जो Cl रेडिकल आपने बनाया है, पहले अपन ने रेडिकल बनाया, अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हेलोजनेशन करना है ना, जिसका क्लोरिनेशन करना है ना, उसको डाल दो. मुझे मीथेन का क्लोरिनेशन करना था, तो पहले आपने इसको सनलाइट में Cl रेडिकल बनाया. अब आप CH4 डाल दो. ये रेडिकल क्या करेगा, इसके एक CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो बनाएगा CH3 रेडिकल प्लस HCl. इसने क्या किया, एक CH बॉन्ड को ब्रेक किया.
होमोलिटिकली आई गॉट CH3 और HCl। मतलब इसमें से अब इसने एक बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इससे और इससे बॉन्ड बना दिया और मुझे CH3 रेडिकल मिल गया। अब ये जो CH3 रेडिकल है ना, ये CH3 रेडिकल वापस रिएक्ट करेगा Cl2 से टू गेट CH3 Cl और फिर एक Cl रेडिकल। मतलब ये Cl2 से रिएक्ट किया तो ऐसे रिएक्ट किया, फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया, इन दोनों में बॉन्ड बन गया, एक Cl रेडिकल बन गया। अगेन ये Cl रेडिकल क्या करेगा, इसके दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब अब मुझे ऐसे मिलने वाला CH3 Cl प्लस Cl रेडिकल जो है वो वापस बनाएगा CH2 रेडिकल, इधर Cl प्लस HCl बन गया। अब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन और ब्रेक करके किसको दे दिया, Cl रेडिकल को दे दिया और वहां पर HCl बन गया। अब इसमें से CH बॉन्ड ब्रेक किया तो एक रेडिकल बन गया। अपन ने क्या किया, अपने पास बन गया CH2, ये रेडिकल बन गया। मतलब पहले ये रेडिकल बना था, अब ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल को मैं वापस रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ, ये Cl है, इसको वापस Cl2 से रिएक्ट करवाऊंगा। व्हाट आई गॉट, फिर होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा दैट इज CH2 Cl2 प्लस Cl रेडिकल। फिर Cl रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन। रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा चेन रिएक्शन होता है, अनलेस इट इज गिवन टू अस कि आप एक ही बार हैलोजनेशन कर दो बस। मैं इसको क्या करूंगा, इसको वापस रेडिकल से रिएक्ट कर पाऊंगा, तो CH2 Cl2 प्लस Cl रेडिकल विल कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, CH रेडिकल Cl2 प्लस HCl। ये वापस मैं रिएक्ट करवाऊंगा CH रेडिकल Cl2 प्लस Cl2 से फिर रिएक्ट करवाया तो विल गेट दैट CHCl3 प्लस H, दैट इज Cl रेडिकल। अब जो Cl रेडिकल, क्योंकि इसको फिर मैंने होमोलिटिकली ब्रेक किया तो एक Cl इसको दे दिया, एक Cl बन गया। ये फिर इससे रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अभी भी है, तो फिर रिएक्ट करेगा CHCl3 plus Cl radical will form CCl3 radical plus HCl. This CCl3 radical will again react with, किससे बनेगा, Cl2। तो अपन को क्या बनेगा, अगेन दैट Cl है, फिर होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अभी इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन खत्म होगा तो विल गेट चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो Cl ये बचा हुआ है, ये किसी दूसरे Cl से रिएक्ट करके बना देगा Cl2, लाइक दैट वी कैन राइट चेन टर्मिनेशन स्टेप। मतलब अब चेन रुक जाएगा बिकॉज सारे के सारे CH बॉन्ड ब्रेक हो गए अपने पास। तो अगर सारे CH बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं तो वी आर एबल टू राइट दैट। नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, राइट ये वाला पार्ट वी कैन सी दैट। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, फिर ऊपर वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला लिख लिया होगा। तो we got that। अभी ठीक है, अब आई थिंक अब मुझे इसमें डिस्कस करने हैं चीजें, तो मैं आप एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं इसमें डिस्कस करता हूँ चीजों। अब जो मैकेनिज्म अपन ने लिखा हुआ है ना, उस मैकेनिज्म में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या करना है। आप देखो ये स्टेप वो तो, ये तो हमने खुद ब्रेक किया इसको, इनिशिएशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप का जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है ना, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनाते हो, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन को रिएक्शन के लिए गिवन है नाइट्रोजन से, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनाते हो, वही स्टेप स्लोएस्ट होता है। इस एंटायर मैकेनिज्म में
स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा वही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। मतलब सारे स्टेप्स में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा? वेरी फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप। ना ज्यादा अनस्टेबल कि इसके सीएच बॉन्ड को ब्रेक कर दे। यू डन। उसके बाद ये तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया। उसके बाद हमने कभी भी, आप देखो मैंने यहां पर ये बनाया, मैंने यहां पर ये बनाया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, देखो आप, मैंने यहां पर ये बनाया, मैंने यहां पर ये बनाया, लेकिन मैंने कभी भी ये प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं ना, यहां पर जो मैंने सर्किल किए हैं ना, प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं बनने, प्रोडक्ट जो मैंने सर्किल किए और वो बनाए हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट मैंने दो रेडिकल को रिएक्ट करके नहीं बनाया। क्योंकि कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर दो रेडिकल रिएक्ट कर जाएं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन स्टेप। तो यहां पर प्रोपगेशन स्टेप में देखो आप, मैंने कभी भी दो रेडिकल को रिएक्ट नहीं किए होंगे आपस में, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अगर आपस में दो रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो दैट स्टेप इज आल्सो ऑलवेज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन उसे? उसे अपन बोलेंगे प्रोपग, दैट इज टर्मिनेशन स्टेप, राइट। और जो प्रोपगेशन का फर्स्ट, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब यहां पर जो रेडिकल आपने जनरेट किया है, वो रेडिकल जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वो रेडिकल जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसी स्टेप को अपन बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा क्या होगा? वो स्टेप जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा उसी को अपन कहेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब आपने देखा मैंने कभी भी दो रेडिकल को रिएक्ट नहीं करवाया, तो इतना सारा प्रोडक्ट बनाया अपन ने। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, इस मैकेनिज्म में मैं या तो ये प्रोडक्ट बना सकता हूं या फिर ये बना सकता हूं, लेकिन मैं कभी इनको प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा। द रीजन इज, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेस में लोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसको एक्सेस में लोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लोगे तो ये सब ना प्रोबेबिलिटीज हैं, रिएक्ट करने के प्रोबेबिलिटीज। तो इसमें अपन कभी ये नहीं बता पाएंगे हार्ड एंड फास्ट कि ये दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होंगे। दे कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। अपन से ये कहेंगे कि भाई ये बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। मैं तो ये भी बता दूंगा कि इस रिएक्शन में अपन से कोई पूछेगा क्या मीथेन बनेगा इसमें? क्यों नहीं बनेगा? रेडिकल है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाए, मीथेन बना देंगे वापस। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें ये भी बनेगा, ये लो CH3 रेडिकल प्लस CH2Cl रेडिकल, ये दोनों रिएक्ट करके क्लोरोइथेन भी बनेंगे। मतलब इस प्रोपगेशन में ना, या इनिशिएशन में जितने रेडिकल आपको दिख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी है, जितने रेडिकल आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी भी दो रेडिकल को रिएक्ट करके बोल दो कि वो प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल का मतलब है, रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा कोई भी दो रेडिकल जो सारे रिएक्शन में कहीं भी प्रेजेंट होगा, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब मैं दो CCl3 को आपस में रिएक्ट करके भी प्रोडक्ट बोल सकता हूं, इसमें बिल्कुल बोल सकते हैं कि दैट कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। आई एम नॉट टेलिंग दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट, दैट कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मैं इन दोनों को भी रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट बना सकता हूं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों रेडिकल, आपने सेंटेंस तो यही दिया कि आपस में जितने भी रेडिकल आपको यहां दिख रहे हैं उनमें से दो रेडिकल को आपस में रिएक्ट करवा दो और बता दो कि वो प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्योंकि जब भी दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे दैट इज द टर्मिनेशन स्टेप। तो कभी अपन से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बताओ कौन सा टर्मिनेशन स्टेप होता है? बता देंगे अपन कि भाई रेडिकल रिएक्शन में जब भी आप कहीं भी दो रेडिकल को रिएक्ट करवा दो, मैं टर्मिनेशन स्टेप बोल दूंगा। क्योंकि देखो जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया मैंने कभी दो रेडिकल को रिएक्ट नहीं करवाया आपस में, या कहीं भी दो रेडिकल आपस में रिएक्ट नहीं किए।
क्योंकि रेडिकल रिएक्ट कर ही नहीं सकते प्रोपगेशन स्टेप में। प्रोपगेशन स्टेप में कभी दो रेडिकल आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। सबको समझ में आया? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब जो रेडिकल मैकेनिज्म है ना, दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ गामा रेडिएशंस या सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पे या फिर पेरोक्साइड में। तो अपन से वो बोल सकते हैं क्या कभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कोल्ड कंडीशन में हो सकते हैं क्या, 0 डिग्री वगैरह पे, है ना भाई? वो अपन से पूछ सकते हैं कि क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में हो सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल होंगे। आप बस कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये इनिशिएट हो जाए रिएक्शन, मतलब ये टूट के और मुझे ये मिल जाए, मतलब यू जस्ट गिव मी द फ्री रेडिकल इनिशिएटर, जो ऐसा कुछ दे दो जो फ्री रेडिकल को इनिशिएट कर दे, हो जाए। फ्री रेडिकल reaction can take place in dark। डार्क का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, 0 से भी कम पे हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लिखेंगे टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड होता है, अपन ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी पढ़ा। टेट्रा इथाइल लेड इज C2H5 PbC2H5 होल 4। ये ना डार्क में भी इवन एट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डार्क में भी ये क्या बना देगा, Pb प्लस C2H5 4 टाइम C2H5 रेडिकल। ये रेडिकल, तो ये रेडिकल Cl2 से रिएक्ट करके क्या कर देगा, Cl रेडिकल बना देगा। एंड दैट इज वी नो दैट भाई पेट्रोल में अपन लेड यूज करते हैं, वो लेड क्या होता है पेट्रोल में, टेट्राइथाइल लेड। क्यों ऐड करते हैं, ताकि पेट्रोल जल्दी से बर्न हो जाए कार में जब स्टार्ट करेंगे तो। और ज्यादा ऐड करना होता है कहां, कोल्ड कंट्रीज में, जहां टेम्परेचर माइनस में होता, वहां तो हमको लेडेड पेट्रोल ही यूज करना होता है। Why it is so? Because it can generate the free radical even at low temperatures. That is free radical initiate। अगर ये होगा तो डार्क में भी होगा। दूसरा फ्री रेडिकल एब्सॉर्बेंट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्री रेडिकल को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। The free radical absorbent are O2. Oxygen is a free radical absorbent. Phenol is a free radical absorbent. Benzoquinone is a free radical absorbent. Is a free radical absorbent. So these are some free radical absorbent. अगर वो फ्री रेडिकल को एब्सॉर्ब कर लेंगे तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज अ चेन रिएक्शन। तो फिर हमें सील्ड पैक्ड व्हीकल इंजन बनाना होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। अगर ऑक्सीजन जाएगा तो फिर वो पेट्रोल का रेडिकल एब्सॉर्ब कर लेगा। पेट्रोल का रेडिकल को अगर एब्सॉर्ब करेगा तो उस केस में फिर इनिशिएट नहीं हो पाएगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपने पास, जैसे आपने कभी देखा होगा कार्बोरेटर में अगर वहां पर एयर चले जाए तो एयर जाने के बाद हमें वो एयर निकालना होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेट्रोल मतलब गाड़ी चलते चलते बंद हो गया पेट्रोल, तो वो ना एयर ले जाती है अंदर, मतलब पेट्रोल के टैंक में ना एयर चला जाता है। जब एयर जाता है ना पेट्रोल के टैंक में तो वो इंजन में भी चला जाता है कार्बोरेटर में।
और फिर वहां पर वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन अगर वहां होगा तो इनिशिएट नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर अगर स्टार्ट होगी तो उसमें से 2-3 बार रेस लेंगे, रेस लेने के बाद फट फट की आवाज आती है। वो आवाज इसलिए आती है बिकॉज वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ फ्री रेडिकल एब्सॉर्बेंट। सो दैट्स व्हाई इंजन इतना ज्यादा हमको क्लोजली पैक्ड बनाना होता है ताकि उसमें एयर ना जाए। So they are free radical absorbents. We got that. First step is the rate determining step. बाकी free radical absorbents हैं. We have seen that. और products हमने देख लिया क्या है. And these are the points we have to remember about the free radical. अब इसमें अपन लिखेंगे, अपन लिखते हैं that is, अब इसमें और आगे पढ़ने के पहले अपन एक बार लिख लेते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं अपन, है ना, मेरे पास गिवन है, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे है, CH3 CH2 CH3 और इसको मैंने Cl2 से रिएक्ट करवाया। तो मैंने इसको लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। तो इसमें मैंने आपसे पूछा कि भाई Cl2 है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी मोनोक्लोरो कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपने पास कितने 3 कार्बन एटम्स हैं, तो अपन प्रोडक्ट भी 3 ही लिख लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, ये दोनों सेम है, क्वाइट इज सो, क्योंकि कितने कंपाउंड बनेंगे, अपन क्या करेंगे, जितने कार्बन हमें गिवन है ना, उन सभी कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकाल के उसको हेलोजन से रिप्लेस कर लेंगे, मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाने का मतलब एक क्लोरीन के साथ कंपाउंड। आपने लिखा ना मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन लगाना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों कंपाउंड्स बन गए। फिर ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है। हमें कैसे पता चला वो सेम है, आइए तक नहीं। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो अपन को पता चल जाएगा कि जितने कार्बन गिवन है उतने कार्बन का कंपाउंड बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन गए अपने पास, ये वाला तो काउंट नहीं करने वाला बिकॉज इट इज सेम। अब इन दोनों में से अपन कहेंगे हमारे पास ए और बी 2 कंपाउंड बन गए, मोनोक्लोरो कंपाउंड। सर दोनों में से कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो अपन कहते हैं ऑल पॉसिबल बताओ। अभी आपने सिर्फ मोनोक्लोरो पूछे, मतलब अपन को सिर्फ रिप्लेस करके, हाइड्रोजन से रिप्लेस करके बताना है हेलोजन्स, और देख लेना है कितने कंपाउंड है जिनके आईयूपैक नेम डिफरेंट है। जितने कंपाउंड के आईयूपैक नेम डिफरेंट है उतने ही प्रोडक्ट हैं अपने। तो यहां पर मैं आंसर लिख दूंगा 2 मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, इन दोनों में कोई अमाउंट का ऐसे डिफरेंस है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। भाई आपके पास ऐसे CH3 है, ठीक है ना, आपने ऐसे लिखा, आपने लिखा CH3 CH2 और CH और ये H एक ले लेता है, और एक कंपाउंड में अपन ने जो दूसरा कंपाउंड आपने बनाया वो ऐसे बनाया है। तो अपन कहेंगे बताओ ये बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। तो अपन कहेंगे ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन बनाएगा, ये वाला। तो फिर ये वाला CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ये वाला धीरे ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री रेडिकल बनाएगा, ये 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा। समझ में आया, ये 1 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा। 2 डिग्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन 6 हाइड्रोजन का है, इसमें 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका अमाउंट भी ज्यादा बनेगा, और बी का अमाउंट बनता भी है अराउंड 55% और ये 45%।
दैट इज हाउ वी कैन राइट। हम अभी परसेंटेज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले। हम रेडिकल के स्टेबिलिटी को, ठीक है, वी गॉट इट, कि अगर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब रेडिकल यहां पर 1 डिग्री बन रहा था, यहां पर 2 डिग्री, तो अमाउंट की बात करोगे तो 2 डिग्री वाले को ज्यादा बता दूंगा 1 डिग्री वाले से। लेकिन यहां पर हमें मोनोक्लोरो कैसे बनाने हैं वो आपको पता है। मोनोक्लोरो कंपाउंड कैसे बनाने हैं, जितने कार्बन गिवन है सभी कार्बन में अपन क्या करेंगे, सभी के एक एक हाइड्रोजन को निकाल के उन हाइड्रोजन की जगह क्या डालना है अपन को, Cl। और नॉट ओनली मोनोक्लोरो, इट कैन बी मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो ब्रोमो भी पूछ सकता हूं मैं, मोनो आइडो भी पूछ सकता हूं मैं, मोनो कुछ भी पूछ सकता हूं मेरी मर्जी। मतलब एक ही, मोनो का मतलब ये होगा एक ही क्लोरीन ऐड करना है, मोनोक्लोरो। तो जैसे इसमें अपन ने बताया कि भाई 2 मोनोक्लोरो कंपाउंड्स बनेंगे, तो चलो अपन दूसरे कंपाउंड की बात। अब हम पहले यही सीखेंगे कि मोनोक्लोरो कंपाउंड्स कितने बनते हैं किसी भी कंपाउंड में, वो चेक करते हैं। चलो भाई देखते हैं अपन, इसमें मेरे पास ऐसे कंपाउंड गिवन है और बताओ इसके कितने मोनोक्लोरो कंपाउंड्स होंगे। सो अपन लिखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड्स, मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। अब मोनोक्लोरो कंपाउंड्स में हमको Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना होता है, ठीक है। वेल राइट दैट, मेरे पास एक कंपाउंड तो ऐसे गिवन है, बताओ भाई इसके कितने मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे। इनके मोनोक्लोरो कंपाउंड्स अपन को चेक करने हैं, कितने कितने बनेंगे वो आपको चेक करके मुझे बताना है, कितने कितने मोनोक्लोरो कंपाउंड्स बनेंगे। सिर्फ फोकस करेंगे अभी मोनोक्लोरो कंपाउंड्स कितने बनेंगे। मतलब तो जहां से आईपेक नेम सेम आएगा उसको मैं सेम नंबर डाल दूंगा, आईपेक नेम सेम आएगा तो मैं सेम नंबर डाल दूंगा। पहले वाले का 2 बनेगा, सेकंड वाले का 1 बनेगा। इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, ये तो सिमेट्रिक है, एक ही बन सकता है, और इसके पास हाइड्रोजन नहीं तो वहां से बन नहीं सकता, ओनली 1 इज पॉसिबल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इधर भी 4, दोनों में से कहीं भी लिखो, आईपेक विल बी सेम, इट विल बी 4। इधर से 1 1 1 2 3 3, इसके 3 होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप मुझे बताइए, मैं आपको उस कंपाउंड के बना के दिखाऊंगा। जहां से आईपेक नेम सेम आएगा मैंने वहां पर सेम नंबर दिया हुआ है। एवरीबॉडी इज पॉसिबल, राइट ना, सबको समझ में आया। अब देखते हैं फिफ्थ वाले में, सपोज मुझे ऐसे गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड्स बताने हैं मुझे।
ये गिवन है। हो गया? चलो भाई, सारे कंपाउंड्स आ गए। अब अपन चेक करते हैं मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। तो मैं लिखूं फोर्थ वाले का अपन को कोई अभी भी है जो अपन को फोर्थ वाले का आंसर आज भी दे रहा है, बचपन का आंसर। ठीक है, अच्छा ठीक है। खुद ही कह रहा है कि नहीं सब बड़े हो गए हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं अपन है। अब इसकी बात करते हैं। अच्छा पता है, ये देखो सिमेट्रिक है ना, तो अपन ऐसे शुरू करते हैं। इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो या इधर लिखो। नहीं 1 2 तो मुझे यहाँ लिखना था ना, और 3 इधर था है, सॉरी है, मैं अभी तक यहाँ आया था। ये 3 हो गए थे मेरे पास, मतलब कहीं भी लिखो IUPAC विल रिमेन सेम। आप लिखो कहीं भी IUPAC विल रिमेन सेम। कोई डाउट है किसी को? एवरीबॉडी गॉट इट ना? अपन क्या करेंगे इसमें ना, 4 इधर लिखो या इधर लिखो या इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, मतलब इसके मैक्सिमम 4 हो। कोई डाउट है? सिमेट्रिक था ना, ऊपर भी इथाइल ग्रुप नीचे भी इथाइल। अब ये ना इधर से अपन देखो ना, उधर और इधर सिमेट्रिक है ना, तो अपन कहेंगे यहां लिखो या यहां लिखो एक ही बात है, यहां पर लिखो और यहां लिखो एक ही बात है, यहां पर लिखो अलग होगा, यहां पर लिखो एक ही बात है और यहां पर लिखो एक ही बात है, मतलब इसके 5 हो जाएंगे। ये इसके 5 हो गए। अब देख लो भाई, अगर किसी को डाउट होगा तो वो नंबर लिख देना कि ये वाला वापस एक्सप्लेन कर दो आप। भाई सिमेट्री तो था ना, दोनों ही मिथाइल ग्रुप थे ना, तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। अब इसमें दोनों इथाइल नहीं है तो अलग अलग बनेंगे। इसमें 1 2 3 4, इधर भी 4, इधर 5, इधर भी 5, इधर 6, इधर 7, ये 7 बन रहे हैं, 7 के 7 बन रहे हैं और 6 के 5 बन रहे थे,
और 4 के 4 बन रहे थे, 5 के 4 बन रहे थे, ये है ना, मेरे पास आंसर भी मतलब आ रहे थे। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा वो फोर्थ का आंसर 4 बताने की वजह फिफ्थ का आंसर 4 था। राइट राइट, फिफ्थ का आंसर 4 इज करेक्ट। किसी को डाउट नहीं ना, सबको समझ में आया? अब मेरे ख्याल से ये देखो बड़ा सिमेट्रिक लग रहा है अपन को, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। इधर हो नहीं सकता क्योंकि चारों बॉन्ड्स हैं, तो फिर सेकंड अपन को यहां लिखना पड़ेगा, थर्ड अपन को यहां लिखना पड़ेगा, फोर्थ यहां लिखा जाएगा और फिफ्थ यहां लिखा जाएगा। 5 ही बनेंगे। इसमें मोनोक्लोरो कंपाउंड्स 2 ही बनेंगे। बेंजीन रिंग में मोनोक्लोरो कंपाउंड्स नहीं बनते, इसलिए इसके 2 ही बनेंगे मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग में मोनोक्लोरो नहीं बताएंगे। 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसके 3 बनेंगे। तो 10th के 3 बने, इसके 2 बने और 8 के 5 बने। These are the answers. किसी को डाउट है तो बोले कि भाई ये वाला है, मुझे आप डाउट बता दो, तो फिर अगर आपने लिख लिया तो फिर मोनोक्लोरो बनाना आ गया तो अपन फिर हेलोजनेशन की बात। किसी भी कंपाउंड में हाउ टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन को एडवांस या मेंस में इंटीजर टाइप में बहुत अच्छे से पूछेंगे। इंटीजर टाइप में बाकी तो पूछ ही सकते हैं, वन ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन में, वो तो मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बट इंटीजर टाइप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन से नंबर्स ऐसे ही तो पूछ सकते हैं। और नंबर कैसे पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे। किसी को डाउट होगा तो बताएगा कि सर ये वाला डाउट है, आप बताओ। नहीं है, ठीक। अब अपन चेक करते हैं हेलोजनेशन में जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें अपन लिखते हैं भाई, जैसे हेलोजनेशन की बात करते हैं ऑफ एल्केन की। तो हेलोजनेशन में अपन कहेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन से, और ज्यादा होती है आयोडीन से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने बता रखा है ये सब। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में भी बताया था आपको हेलोजेंस, उसमें भी आपको बता रखा है मैंने व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं मुझे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर। फ्लोरिनेशन हाईली रिएक्ट्स वायलेंटली, so doesn't carry out। अपन इसे यूज नहीं करते हैं रिएक्शंस बिकॉज ये वॉलेंटरी रिएक्ट करेगा। बट अगर रिएक्शन करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन में कर सकते हैं, बट कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में अपन कर सकते हैं। अपन इसको इनर्ट सॉल्वेंट में कर सकते हैं। और इनर्ट सॉल्वेंट में कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अपन लिक्विड नाइट्रोजन ले लें और पेरिडी, these are inert solvent used in the organic chemistry। ये रिएक्ट करता है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिएक्ट करेगा एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा दैट विल बी अ, बिकॉज द रिड्यूसिंग एजेंट, because the HI formed is reducing agent, strong reducing agent। और अगर ये HI फॉर्म करके reducing agent बनेगा तो rate of backward reaction is more favorable than rate of forward reaction। वो अपन ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर तो रिएक्टिविटी इसको देख के पता चल रहा है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन,
99% क्वेश्चन इसी से होंगे अपने पास। 99.9% क्वेश्चन हेलोजनेशन में इसी से होंगे अपने पास। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछते। अभी अगर अपन लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड of CH bond for halogenation, तो होगा क्या ना, 3 डिग्री CH बॉन्ड होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री CH बॉन्ड से, ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री CH बॉन्ड से। ऑब्वियसली अगर 3 डिग्री CH बॉन्ड होगा तो जल्दी से ब्रेक होगा ना, 3 डिग्री रेडिकल भी तो बनेगा, तो रिएक्टिविटी तो ज्यादा होनी है। 3 डिग्री CH बॉन्ड में 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, इसलिए बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होगा, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। Then we can write that reactivity of CH bond with Cl2। अगर हम क्लोरिनेशन के लिए CH बॉन्ड की बात करें तो 3 डिग्री CH बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियसली बात है, रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें क्या है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं CH बॉन्ड का तो 3 डिग्री CH बॉन्ड 5 टाइम ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री CH बॉन्ड से। But is so because 3 डिग्री CH बॉन्ड जो होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और 2 डिग्री जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से कितना टाइम्स, 3.8 टाइम्स। मतलब 2 डिग्री CH bond for chlorination is 3.8 times more reactive than 1 degree, whereas 3 degree is 5 times more reactive than 1 degree for chlorination। तो हम 3 डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे 1 डिग्री या 2 डिग्री के कंपैरिजन में, 2 डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे 1 डिग्री के कंपैरिजन में। रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड विथ Br2, अगर 3 डिग्री CH बॉन्ड Br2 में रिएक्ट कर पाता है तो Br2 का, these are experimental facts जो हमें याद होने चाहिए, बट इट इज ओनली फॉर एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। उसके अलावा हेलोजेंस का कोई भी रिएक्टिविटी में रेशियो यूज नहीं कर सकते। अगर ब्रोमिनेशन करूंगा तो 3 डिग्री CH बॉन्ड इज 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, 1600 times more reactive than 1 degree, whereas 2 degree is 82 times more reactive than 1 degree। मतलब जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 1600:82:1। दिस इज द रेशियो वी हैव। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 3 डिग्री CH बॉन्ड ब्रोमिनेशन के केस में 1 डिग्री के कंपैरिजन में कितना रिएक्टिव है, 1600 टाइम्स। मतलब ब्रोमिनेशन के केस में अगर 3 डिग्री कार्बन CH बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रोडक्ट तो उसी से ही बनेगा। तो इतना ज्यादा रिएक्टिविटी ना उसका 1 डिग्री या 2 डिग्री के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा है। और Cl2 के केस में 5:3.8:1 है। दैट्स ऑल। ये तो अपन ने नंबर्स लिखे, मैंने आपसे कहा कि भाई ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। तो अपन कहेंगे भाई इस केस में ये इतना कम क्यों 1 डिग्री के कंपैरिजन में, क्योंकि Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है Br2 के कंपैरिजन में कि वो बिल्कुल नहीं वेट करने वाला, वो वेट नहीं करने वाला कि कौन सा बॉन्ड है सामने, 3 डिग्री या 2 डिग्री, जो आया रिएक्ट कर गया उससे। लेकिन Br2 का रिएक्टिविटी इतना कम है, टेम्परेचर भी 100 डिग्री ज्यादा चाहिए इससे है। सो Br2 का रिएक्टिविटी इतना कम है कि वो आराम से सिलेक्ट करेगा, भाई हमको कहीं अगर 3 डिग्री CH बॉन्ड मिल जाए तो रिएक्शन कर ले। Cl2 को क्या, उसके सामने जो बॉन्ड आया रिएक्ट किया, इसलिए वो ढूंढने वाला नहीं है, इसलिए उसका रिएक्टिविटी सिर्फ 5 टाइम्स ज्यादा है 1 डिग्री से। क्यों, वो ढूंढने नहीं जाने वाला। 1 डिग्री आया उससे रिएक्ट कर लो, 2 डिग्री आया उससे रिएक्ट कर लो, 3 डिग्री आया बहुत अच्छी बात है। बॉन्ड ब्रेक ज्यादा इजीली कौन सा होगा, 3 डिग्री। अगर है तो थोड़ा ब्रेक कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन इस केस में पूरा मॉलिक्यूल में 3 डिग्री जहां भी होगा रिएक्शन वहीं होगा।
और इससे हम अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। जैसे आपको याद होगा मैंने 55% और 45% लिखा था, उसी डाटा से लिखा, मैंने जो लिखा था वो इसी डाटा को यूज करके लिखा था। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मुझे किसी में अमाउंट कैलकुलेट करना है कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा, तो मैं इनको यूज कैसे करूंगा वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, amount of product will be equal to a reactivity ratio, ये जो गिवन है, मल्टीप्लाई by the number of type of CH bond, number of CH bond of the type। अब इसमें हो सकता है ऑफ द टाइप में आपको कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसको देख के अपन को एक बात तो पता चल गया, दोनों के लिए ही CH3 डिग्री थे, लेकिन Cl सिर्फ 5 और ये 1600, मतलब Cl2 का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो सिलेक्टिव ज्यादा नहीं। भाई इन दोनों के रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों के रेशियो में ऑलमोस्ट 10 टाइम का डिफरेंस है। ये 10 टाइम का डिफरेंस नहीं है। Why it is so? Because Cl2 is more reactive than Br। जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो सिलेक्टिव कम होगा, वो सिलेक्ट नहीं करने वाला। 1 डिग्री आया, 2 डिग्री आया, 3 डिग्री आया, सबसे रिएक्ट करेगा। जो सिलेक्टिव होगा वो सबसे रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो ढूंढेगा भाई किससे रिएक्ट कर सकता है। अगर 3 डिग्री CH बॉन्ड है, सारा वहीं रिएक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए तो सिलेक्टिव ज्यादा है। भाई हम मतलब हमें कम आता है, हम कम क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। ज्यादा आता है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जो सामने आए उसी को करना है। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, तो इसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो इसमें अपन एग्जांपल, मेरे ख्याल से इसको अपन नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करें, क्योंकि फिर ये कंटिन्यूएशन में अपना एक एग्जांपल होगा, उसके बाद अपन और थोड़ा पढ़ेंगे। ये वैल्यूज आप थोड़ा याद करके आओ नेक्स्ट टाइम। आई थिंक कल फिर है हमारा क्लास। नहीं सर, कल नहीं है। कल नहीं है? अरे यार, इस वीक में कितने क्लासेस हैं अपने? रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।